जीके एंड जीएस विथ सिंटू यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम तरंग वेब से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तरंग क्या होता है और तरंग से रिलेटेड जो भी आपका डाउट है वो सारे डाउट को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है उसमें फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है दोस्तों, और इसमें तरंग जो चैप्टर है इससे प्रश्न सीधे पूछे जाते हैं। तो शुरू से अंत तक आप इस वीडियो में बने रहिए, इससे जो भी आपका डाउट है सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आयाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो एम्पलीट्यूड की बात किया जाए तो कहा जाता है कि किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में माध्यम के कणों का उनकी माध्य स्थिति से किसी एक और अधिकतम विस्थापन या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आयाम कहलाता है। और आयाम कण के कंपन पथ जो वाइब्रेशन पथ होती है उसकी कुल लंबाई का क्या होता है, आधा होता है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है मीटर होता है। देखिए आप लोग को हम अच्छे से समझाते हैं, फिगर से समझाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वेव है। क्या है ये? एक वेव है, वाइब्रेशन पथ है जो जा रहा है। और देखिए इसका माध्य स्थिति, बीच का जो स्थिति है यही माध्य स्थिति, और माध्य स्थिति से इसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जितना भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा इसी को क्या कहा जाएगा, आयाम कहा जाएगा। अब देखिए ऊपर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या नीचे, नीचे भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो सकता है तो इसको भी आयाम कहा जाएगा। तो इसके माध्य स्थिति से ऊपर या नीचे जो भी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, आयाम कहा जाएगा। और आयाम जो होता है, जो वाइब्रेशन पथ, देखिए ये वाइब्रेशन पथ है, इसका क्या है, आधा होता है, आधा होता है। और इसका सही मात्रा क्या होता है दोस्तों, मीटर होता है। याद रखिएगा, आप लोग अब समझ चुके होंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब आइए आगे पढ़ते हैं। फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होती है। तो आवृत्ति की बात किया जाए दोस्तों कि जब किसी माध्यम में तरंग का संचरण होता है तो 1 सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है, तथा इसे प्रति सेकंड में प्रदर्शित किया जाता है। हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट से खोज किए थे, इसीलिए प्रति सेकंड को, ऐसे तो इसका मात्रक प्रति सेकंड ही होता है बट इस उनके समान में हर्ट्ज रख दिया गया है, याद रखिएगा। तो आवृत्ति क्या होता है, 1 सेकंड में माध्यम के किसी कण द्वारा किए गए कंपन, माने 1 सेकंड में कंपन जितना कंपन करेगा, कंपनों की जो संख्या होगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, उसी को क्या कहा जाता है, आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है दोस्तों। अब आइए अगला जो टॉपिक है दोस्तों कि आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड कहा जाता है कि किसी तरंग के मार्ग में माध्यम के कणों के एक दोलन के समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसे किसी आ से निरूपित किया जाता है, टी से निरूपित करते हैं। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है आवर्तकाल का, सेकेंड होता है। और इसे दोलन काल, ऑसिलेशन पीरियड भी कहा जाता है। ये भी बातें आप याद रखिएगा दोस्तों। अब आइए आगे की बात करते हैं। फेज, फेज क्या होता है। तो फेज जो है दोस्तों, ये किसी माध्यम में तरंग संचरण की दशा में किसी विशिष्ट समय पर माध्यम के किसी कण की अवस्थिति कला कहलाती है। यह कण की माध्य स्थिति से उसके विस्थापन तथा दिशा को प्रदर्शित करती है। जो माध्य स्थिति में जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड जो विस्थापन होता है उसके दिशा को प्रदर्शित करता है, इसी को क्या कहा जाता है, फेज कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अब है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य क्या होता है, आइए तरंग दैर्घ्य को अच्छे से समझते हैं। वेव लेंथ, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे वेव लेंथ भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ को हम लोग समझ लेते हैं। यह किसी तरंग की लंबाई जो माध्यम के किसी कण के द्वारा अपनी माध्य स्थिति की दोनों ओर एक कंपन पूरा करने में तय की गई दूरी को प्रदर्शित की जाती हो। और तरंग दैर्घ्य एक समान काला फेज के कंपन करते हुए दो निकटतम कणों के मध्य की दूरी के बराबर होती है, उसी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। तरंग दैर्घ्य को लैम्ब्डा से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए तरंग दैर्घ्य को और आसान भाषा में हम लोग समझते हैं। देखिए कैसे समझेंगे तरंग दैर्घ्य क्या होता है। देखिए मैंने एक वेव लिया है और इस वेव के माध्यम से हम समझते हैं कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये जो वेव है ऊपर जो जा रहा है और ऊपर का जो सबसे मैक्सिमम जो पॉइंट है इसे श्रिंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्रिंक कहा जाता है। और नीचे ये जो वेव आ रहा है इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है इसे गर्त कहा जाता है।
तो देखिए दोस्तों, ये श्रिंग है, ऊपर ए भी पॉइंट श्रिंग हो जाएगा और ए भी पॉइंट क्या हो जाएगा, श्रिंग हो जाएगा। इसी तरह से नीचे जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है, गर्त कहा जाता है। ए भी गर्त है और ए भी गर्त है। तो देखिए, दो लगातार श्रिंगों के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को लेमडा से निरूपित किया जाता है और इसी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। या दो लगातार जो गर्तों के बीच की जो दूरी होती है उसी को लेमडा से निरूपित किया जाता है या उसी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। माने दो लगातार श्रिंगों सक्सेसिव जो श्रिंग होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है उसी को क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, तरंग दैर्घ्य कहा जाता है और इसे मीटर से निरूपित किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग आप समझ चुके होंगे कि तरंग दैर्घ्य क्या होता है। अब देखिए, आइए, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ हम लोग समझ लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो वेव एंड वेव मोशन से रिलेटेड है, जो आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से प्रश्न सीधे आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। अब बताना है आप लोगों को दोस्तों कि ऐसी तरंग जिनके संचरण हेतु किसी भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है, उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। कौन सा तरंगे कहते हैं दोस्तों, यांत्रिक तरंगे। इसे मैकेनिकल जो वेव है उसको संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक जो तरंगे होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो यांत्रिक जो तरंगे है वो दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगे, याद रखिएगा। अब है कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य जो तरंगे होती है इनसे रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे आपको दिया जाएगा कि अनुप्रस्थ तरंगे के उदाहरण। तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण जो है, प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। भूकंप तरंगों में एस जो तरंग है ये भी आपका अनुप्रस्थ तरंग है। डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार हो गया, गिटार हो गया, बीना हो गया, इसमें जो उत्पन्न तरंगे है ये भी क्या होता है, आपका अनुप्रस्थ तरंगे होता है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर जो उत्पन्न तरंग होता है वो भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अनुदैर्घ्य तरंग के उदाहरण आप समझिए, ध्वनि जो तरंग है, साउंड जो वेव है आपका अनुदैर्घ्य तरंग है। भूकंपीय तरंगों में पी जो तरंग है ये भी अनुदैर्घ्य है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न जो तरंग है ये भी आपका क्या है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और इसी तरह से अल्ट्रासाउंड जो होता है ये भी आपका क्या होता है, अनुदैर्घ्य तरंगे होता है। दोस्तों याद रखिएगा। आइए अब कुछ आगे की पॉइंट पर चर्चा करें। अगला जो पॉइंट है दोस्तों कि दो उत्तरोत्तर श्रिंग माने सक्सेसिव क्रीट्स अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त सक्सेसिव ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्घ्य। अभी बताएं, तरंग दैर्घ्य आपको समझाएं कि दो लगातार श्रिंगों तथा दो लगातार गर्तों के बीच की जो दूरी होता है उसी को तरंग दैर्घ्य कहा जाता है और इसे मीटर में निरूपित करते हैं। अगला है कि वायु में संचारित ध्वनि तरंगे की प्रकृति कैसी होती है। तो ये अनुदैर्घ्य होती है, लघुचुंबल होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है पॉइंट कि ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता क्या कहलाती है। तो जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है वह क्या कहलाती है, अनुदैर्घ्य तरंगे। जैसे साउंड का ध्रुवीकरण नहीं हो सकता है, इसलिए साउंड क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंगे है। अगला पॉइंट है कि तरंग संचरण के साथ किस भौतिक राशि का संचरण होता है। तो तरंग जब संचरण होता है तो उससे ऊर्जा का संचरण होता है, याद रखिएगा दोस्तों। आगे की बात करा जाए कि अप्रगामी तरंगों के उत्पन्न होने पर माध्यम के कण जो अस्थायी रूप से विरामावस्था में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें निस्पंद या नोड कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है दोस्तों कि एक स्प्रिंग से एक भार लटका कर थोड़ा नीचे खींचकर छोड़ दिया जाता है तो स्प्रिंग में कौन सी तरंग उत्पन्न होती है तथा लटकाए गए पिंड की गति कैसी होगी। तो जो एक स्प्रिंग, मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है दोस्तों और इससे एक भार वस्तु लटका दिया गया है और इसे माने खींच कर छोड़ दिया जाए तो इसमें जो उत्पन्न तरंगे होगी वो अनुदैर्घ्य होगी और इसका जो गति होगा सरल आवर्त गति होगा, याद रखिएगा दोस्तों। आइए अगला जो पॉइंट है दोस्तों कि हृदय के कंपन से कौन सी ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। तो हृदय का जो कंपन होता है उससे अपस्रव तरंगे उत्पन्न होती है और अपस्रव तरंग को हम लोग सुन नहीं सकते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि तरंग अध्यारोपण का सिद्धांत किस प्रकार के तरंग पर लागू नहीं होता है।
तो बड़े आयाम जैसे लेजर की तरंगों पर ये लागू नहीं होता है दोस्तों। अब आइए हम साउंड जो है ध्वनि के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उस सारे टॉपिक को हम इसमें कवर किए हैं। तो आप वीडियो में बने रहे। वीडियो को आप थोड़ा लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए दोस्तों। तो आइए बात करते हैं ध्वनि की तीव्रता प्रदर्शित करने के लिए किस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें डेसीबल का, ध्वनि की जो तीव्रता है उसको प्रदर्शित करने के लिए डेसीबल का प्रयोग किया जाता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड समुद्र तल पर 20 डिग्री के तापमान पर होता है दोस्तों। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये ध्वनि के आयाम एम्पलीट्यूड पर निर्भर करता है दोस्तों। आइए आगे की कुछ टॉपिक की बात करें। तो विभिन्न ध्वनियों की तीव्रता क्या होती है? ये पूछा जाता है कि साधारण बातचीत में कितना डेसिबल होता है? तो ये 30 से 40 डेसिबल होता है। तेज़ बातचीत में आपका 50 से 60 डेसिबल होता है। तेज संगीत और शोर में 80 डेसिबल से अधिक होता है। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल होता है। और आपका जो सायरन होता है, जो पुलिस एम्बुलेंस होता है, उसका जो आपका डेसिबल या तीव्रता जो होता है 110 से 120 डेसिबल होता है। और जेट जो विमान होता है उसका 140 से 150 डेसिबल। और औद्योगिक यंत्र या संयंत्र या कारखाने में 100 से 120 डेसिबल होता है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम में क्या होगा? आरोही माने बढ़ते क्रम। तो सबसे पहले कम किस में होता है? नाइट्रोजन गैस में। उसके बाद क्या होगा? लिक्विड में, जल में। उसके बाद क्या होगा? लोहा में। तो इस तरह से आपका बढ़ते हुए क्रम, सबसे कम होता है नाइट्रोजन, उससे ज़्यादा जल, जल से लोहा। क्योंकि जानते हैं गैस में ध्वनि की चाल कम होती है, उससे ज़्यादा जल में होता है, जल से ज़्यादा ठोस में होता है। यहाँ बात कहा गया है कि ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में स्वादिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे क्या होता है? कम होता है। आगे की पॉइंट की बात किया जाए तो तापमान के घटने का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तापमान के घटने पर ध्वनि के वेग पर क्या, ध्वनि का जो वेग है वो भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अगर तापमान घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घटेगा, ये बात याद रखिएगा। और इसका इफेक्ट पड़ता है ध्वनि पर। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? ये भी पूछा गया है। निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं करेगी, इसलिए इसकी चाल क्या होगी? शून्य होगी। निर्वात में ध्वनि संचरण नहीं करती है, क्योंकि ध्वनि को संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका कोई चाल नहीं होगा, शून्य होगा। ध्वनि तरंगे ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में गति कर सकती है। धातुओं में ध्वनि का वेग सबसे क्या होता है? अधिक होता है, याद रखिएगा। आगे की बात किया जाए तो ध्वनि की चाल स्वादिक किस पदार्थ में होती है? तो ध्वनि के सबसे ज़्यादा जो चाल होते हैं ओस्मियम नाम का एक धातु है, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यह स्वादिक भारी धातु है, इसीलिए ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ओस्मियम में पाया जाता है। किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा क्या कहलाती है? तो ये ध्वनि की तीव्रता कहलाती है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मानिए एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली जो ध्वनि की ऊर्जा है उसी को क्या कहा जाता है? इंटेंसिटी कहा जाता है, याद रखिएगा। ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो वाट पर मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। कानों के ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता पर ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण निर्भर करता है? तो ये ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस निर्भर करता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि ध्वनि की चाल गर्म या ठंडी वायु में से किसमें स्वादिक होगी? तो गर्म वायु में क्या होती है? आपका ज़्यादा होगा। ध्वनि की जो चाल है गर्म या ठंडी वायु में किसमें स्वादिक होगा? तो गर्म वायु में सर्वाधिक होगा, याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है कि ध्वनि तरंग का किसी माध्यम से प्रसारित होने पर माध्यम के कणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? माध्यम के कण उनकी माध्य स्थिति के समीप इधर उधर गतिशील होते हैं, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि ध्वनि के कंपन का आयाम किसको निर्धारित करता है? ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है। आयाम जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की प्रबलता उतना ही अधिक होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है प्रस्रव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन आदि के द्वारा प्रस्रव तरंगे सुनी जा सकती है। रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रेडियो तरंग के परावर्तन के सिद्धांत पर आपका रडार का कार्य प्रणाली आधारित होता है दोस्तों। अब आइए कुछ परिघटना के बारे में बात करते हैं। परिघटना जो है अनुरणन, रिवर्बरेशन क्या होता है, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछा जाता है। यह दीर्घ प्रतिध्वनि के कारण उत्पन्न होता है। और अनुनाद, अनुनाद क्या होता है? दो समान आवृत्ति वाले तरंगों को अध्यारोपित जब होती है तो अनुनाद उत्पन्न होता है, याद रखिएगा।
अगला पॉइंट है विद्युत चुम्बकीय तरंगें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस प्रकार उत्पन्न की जा सकती है? त्वरित आवेश के द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, याद रखिएगा। हृदय के कंपन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? अपश्रव्य ध्वनि होती है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि सिनेमा घर या बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? यह प्रश्न पूछा गया है, यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुरणन के कारण ये चीज़ें सुनाई देती है और इसको रोकने का क्या उपाय है? तो अवशोषक पटल, जिसे कहा जाता है एकॉस्टिक पैनल लगाकर या खुरदरे प्लास्टर या पर्दा आदि का प्रयोग करके हम सिनेमा घरों और उसमें जो प्रतिध्वनि है उसको हम लोग कम करते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि विस्पंद बिट्स का उत्पन्न होना किस घटना का परिणाम है? तरंगों का अध्यारोपण, याद रखिएगा। यांत्रिक या ध्वनि तरंगें किस माध्यम में संचारित नहीं हो सकती? तो ये अंतरिक्ष और निर्वात में गमन नहीं करती क्योंकि वहाँ कोई माध्यम नहीं है, इसलिए यांत्रिक तरंग को गमन करने के लिए क्या होता है? किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसीलिए गमन नहीं करती है। मनुष्य की शोर सहने की सीमा कितनी है? ये 80 से 90 डेसिबल तक मनुष्य शोर क्या हो सकता है? सह सकता है। अगला पॉइंट है ध्वनि की तारतम्य पिच ध्वनि के किस गुण पर निर्भर करता है? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ भी से भी प्रश्न एग्जाम में आए हैं, याद रखिएगा। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है दोस्तों। अगला पॉइंट है कि ध्वनि का वह अभिलक्षण जो समान प्रबलता एवं तारतम्य की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है, क्या कहलाती है? तो ये ध्वनि की गुणता कहलाती है। क्या कहलाती है? गुणता कहलाती है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सह यात्री को बिना किसी यंत्र की सहायता से चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि के संचारण हेतु माध्यम उपलब्ध नहीं है, इसी कारण दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों कि किसी हॉल में यदि वक्ता के शब्द सुनाई नहीं देते तो इसका कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण यही है कि हॉल का अनुरणन 0.1 सेकंड से अधिक होना, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। हॉल का अनुरणन जो होता है 0.1 सेकंड से अधिक होता है, इसी कारण तो इसे हॉल में एकॉस्टिक पैनल लगा के इसे क्या किया जाता है? कम किया जाता है। तेज चलने वाले रेल इंजन की सीटी जब वह स्टेशन को पार करती है तो किस कारण आरोह करती सुनाई देती है? तो ये डॉपलर प्रभाव, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डॉपलर प्रभाव से एक प्रश्न रहता है, तो डॉपलर इफेक्ट है क्या दोस्तों? ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, तो देखिए दोस्तों, जब ध्वनि स्थिर है तो डॉपलर प्रभाव नहीं होगा। जब ध्वनि गति कर रही है, मान लीजिए कि एम्बुलेंस है, कोई एम्बुलेंस है और एम्बुलेंस से माने सायरन की आवाज़ आ रही है और एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है, तो ध्वनि का जो आपका सुनाई देने का जो है वॉल्यूम है वो तेज़ होगा, क्योंकि वहाँ ध्वनि साउंड के वेव क्या हो रहे हैं? कंप्रेस हो रहे हैं। लेकिन वही एम्बुलेंस जब आपसे दूर जा रही है तो वही उसके वेव क्या हो रहे हैं? फैलते जा रहे थे, जिससे उसके साउंड में क्या आता है? एक आभासी आवृत्ति में क्या आती है? कमी आती है। कमी होने के कारण वो वास्तविक आवृत्ति और आभासी आवृत्ति का उत्पन्न हो जाता है, और इसी उत्पन्न होने के कारण क्या होता है? इसे डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आवृत्ति परिवर्तन की घटना को ही क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। देखिए समझिए, जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता के मध्य सापेक्ष गति हो रही हो तो माने सापेक्ष माने एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, या श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आभासी आवृत्ति माने एपरेंट फ्रीक्वेंसी तथा ध्वनि श्रोता द्वारा उत्पन्न ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति में अंतर पाया जाता है। जो वो सायरन से उत्पन्न कर रहा है एक्चुअल ध्वनि, और आप जो सुन रहे हैं उसमें वर्चुअल जो साउंड है, तो ये दोनों में क्या होता है? अंतर पाया जाता है, और यही आवृत्ति परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो आवृत्ति परिवर्तन की इस घटना को ही क्या कहा जाता है? डॉपलर प्रभाव कहा जाता है दोस्तों। और डॉपलर प्रभाव का बहुत ही जीवन में उपयोगी है दोस्तों, याद रखिएगा। अब इक्को प्रतिध्वनि क्या है और कब उत्पन्न होता है? प्रतिध्वनि कब उत्पन्न होती है? जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है, तो वहाँ क्या होता है? प्रतिध्वनि आपका उत्पन्न होता है दोस्तों। सागर की गहराई को मापने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इको साउंडिंग पद्धति का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है कि दो लाउड स्पीकरों को एक साथ बजाने पर ध्वनि तरंगों का स्पष्ट रूप से सुनाई न देना किसका उदाहरण है? ये ध्वनि तरंगों के व्यक्तीकरण का उदाहरण है दोस्तों। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के परावर्तन पर कार्य करता है। ये बातें याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। अगला पॉइंट है
कि मानव कान में कंपनमान हिस्सा होता है, कौन सा होता है? तो एयर ड्रम जो होता है वह कंपनमान हिस्सा होता है, जिसे कर्णपटल भी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा। यदि ध्वनि तरंग एक माध्यम से प्रसारित हो तो क्या क्या होता है? तो माध्यम के कण उनकी माध्य स्थिति के समीप इधर उधर गतिशील होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है कि ध्वनि के कंपन का आयाम इनकी किसका निर्धारित करता है? तो ध्वनि के कंपन का जो आयाम है इसकी प्रबलता को बताता है। जितना ज़्यादा आयाम उतना ध्वनि प्रबल होगा। स्कॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा। स्कॉस्टिक्स विज्ञान होता है जिसमें ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है कि विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्तों को संदेश देने में किस प्रकार के यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गोल्डन सिटी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। माने कुत्तों को जब प्रशिक्षण दिया जाता है वो गोल्डन सिटी एक यंत्र है जिसके माध्यम से दिया जाता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से किस प्रकार ट्रैक किया जा सकता है? तो डॉपलर प्रभाव के माध्यम से इसे क्या किया जाता है? ट्रैक किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों। अगला पॉइंट है कि अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी में किस प्रकार के ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो यह पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी में किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें भी आपका पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुए दोस्तों, और इसे आपको याद भी रखना चाहिए। और वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। तब तक के थैंक यू। जय हिंद।